महंगाई को संजीदगी से लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा इसके मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना ने भी बयान दिया है, वज़ीर आज़म ने भी ज़ाहिरी बात है इस सिलसिले में इजलास बुलाया है। महंगाई का मामला इस नौयत का है कि अगर महंगाई को काबू में न किया तो मुल्क की मईशत जो है वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाए। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, ये लफाजी है, ये यानी जीडीपी वाली और जीडीपी ग्रोथ रेट वाली और एफबीआर की महसूलात वाली। देखें, ये आम आदमी जिसने वोट देना है ना, यानी वोटर जो है, उसके लिए ये माशी मामलात इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, क्योंकि गरीब आदमी को अगर आप लेकर बैठ जाएं और उसके साथ आप इस तरह की डिस्कशन शुरू कर दें कि जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा है और मईशत के अंदर, एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हो रहा है, महसूलात में इजाफा हो रहा है, तो वो इतना ज़्यादा उसको कोई मुतासिर नहीं करेगी बात, ठीक है। और गरीब आदमी हो, मुतवस्सित तबके का आदमी हो, वो मुल्क में आप समझें कि उसकी अक्सरियत है। अमीर लोग जो शायद इन बातों में आ जाएं, उनकी तादाद बहुत कम है। वो शायद सोशल मीडिया के मखसूस प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर वगैरह के ऊपर शायद थोड़ी बहुत ही मकबूलियत आप हासिल कर लें। आम आदमी तभी मुतमईन होता है जब उसके माशी मामला ठीक हों, और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए सबसे पहले रोज़गार। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, रोज़गार। उसके पास अगर रोज़गार होगा तो फिर वो निस्बतन खुश है। लेकिन आप जानते होंगे कि मुल्क के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ फिर बात हुई महंगाई पे। महंगाई का मामला अपनी जगह है कि महंगाई कितनी है। अगर महंगाई हद से ज़्यादा है तो हमें उसे देखना है। अगर महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मामला बड़ी संजीदा नौयत का हो जाता है। फिर गरीब आदमी बिलबिला उठता है, यानी उसके लिए बुनियादी मसाइल ये। अगर आपने महंगाई बढ़ाई है, आप उसे मैच करना चाह रहे हैं किसी तरह वेजेस इंक्रीज करके, तो ये भी मेरे ख्याल से उसको सेटिस्फाई इतना ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फिनोमिना है जिसे वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं, जिसके माने ये होते हैं कि कीमतें भी बढ़ रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, कीमतें भी बढ़ रही हैं, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, पर ये वो है लाजिम और मलजूम। फिर दोनों चीज़ें अगर बढ़ती चली जाएंगी तो मईशत में मज़ा नहीं है। इसकी वजह से वज़ीर आज़म ने संजीदगी से इस बारे में काम शुरू किया है और वज़ीर ख़ज़ाना को भी टास्क दिया है, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले अमल में नहीं आई थी या गैर फ़ाल हो गई थी, उनके मुतालिक भी बात करना शुरू की। पहले तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो थीं वो बिल्कुल आप समझे बेअसर हो चुकी थी। अब ये कह रहे हैं कि हम उनको किसी तरह रिवाइव करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन नाकाफ़ी अमल होगा, क्योंकि आप कितने लोग रख लेंगे प्राइस कंट्रोल के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिनोमिना सप्लाई साइड है, उसमें सप्लाई साइड के ऊपर आपको थोड़ा सा आपको इजाफा करना पड़ेगा मुयस्सर करने में चीज़ों को, उससे कीमतें ज़्यादा कंट्रोल में आएंगी। फिर फार्म टू मार्केट की बात कर रहे हैं कि फार्म टू मार्केट हम आसान कर देंगे। इसके लिए तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। इसके लिए बैठकर आपस में बात करके फैसला करना पड़ेगा कि भाई आखिरकार हमने करना क्या है। चलें यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं अपने फाजिल मेहमान को शामिल करेंगे गुफ्तगू के अंदर और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर महंगाई को कम करने के लिए अब हुकूमत को क्या करना चाहिए, और जो आप समझें कि जो एक स्ट्रेटजी डिवाइस की है या लाहे अमल डिसाइड किया है वज़ीर ख़ज़ाना ने, किस हद तक वो मुअस्सर हो सकता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें बहुत ही अहम मेहमान जो हैं ज्वाइन करेंगे स्टूडियो के अंदर, जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर FPCCI। वेलकम करता हूं सर आपको। शुक्रिया जनाब। अब बात कुछ ऐसी है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के, हम गुफ्तगू सुन रहे हैं और इस पर काफ़ी डिबेट अब हो रही है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब डॉलर की कदर जो है वो बुनियादी तौर पर उसमें जो इजाफा है ये वजह बन रही महंगाई की। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जनाब IMF का प्रोग्राम जो है वो इसकी वजह बन रहा है, महंगाई की वजह बन रहा है। फिर उन्होंने कहा कि इसका सलूशन निकालने के लिए ये तजावीज़ शामिल हैं, जिसमें अहम तजावीज़ का जिक्र मैंने ब्रेक पे जाने से पहले किया था
लेकिन मेन इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग बिलीव करते हैं, इंक्लूडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड अदर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी. What is your take on it and what do you think these will become of these solutions? जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, महंगाई तो बिल्कुल लग रहा है कि और बढ़ेगी और गुज़िश्ता चंद महीनों से बढ़ती चली जा रही है. उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं. उसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने की एक वजह है जी. इंटरनेशनल मार्केट में बराबर बढ़ता जा रहा है और हुकूमत पहले 1-1 रुपया जो लीटर पे बढ़ाती थी, इस दफ़ा उन्होंने पूरे 5 रुपये बढ़ा दिए. तो इससे पूरे मुल्क के लोग जो हैं मुतासर हुए. ख़ास तौर पे वो दरमियाने दर्जे के या कम आमदनी वाले लोग जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये 5 रुपये या 5 रुपये 90 पैसे बहुत ज़्यादा है. और ये एक दूसरा, ट्रांसपोर्ट सारी महंगी होगी. जितना आपका ट्रांसपोर्ट के ज़रिए खाने पीने की अशिया एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, तो वो तमाम कीमतें मुतासर होंगी और उसका असर आम आदमी को पड़ेगा. जबकि आम तौर से गवर्नमेंट कहती है कि आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. होता ये है कि आम आदमी पर ही असर पड़ता है. और उसके साथ साथ तीसरी बात है डॉलर और रुपए की कदर. आज जो है वो डॉलर तकरीबन 170 रुपए का हो गया. मैं अभी थोड़ी देर पहले मैसेज देख रहा था, लगभग, हाँ, लगभग इट इज़ अबाउट, बल्कि 170 भी टच हुआ, फिर अभी 169 पॉइंट समथिंग है. तो अच्छा, जो अशिया बाहर से आ रही हैं तो उसका असर डायरेक्टली इस डॉलर के रेट की वजह से होगा. अब आपने कहा कि इसको किस तरह से महंगाई को रोका या कम किया जा सकता है. मैं समझता हूँ कि जो अशिया खाने पीने की बाहर से आ रही हैं उस पे सेल्स टैक्स को कम कर दिया जाए. अग्रीड. मिसाल के तौर पे पाम ऑयल है, पाम ऑयल के ऊपर सेल टैक्स अगर 17% है, इसको घटा के 7% कर दें. हुकूमत की आमदनी में कमी नहीं होगी, इसलिए कि यही पाम ऑयल 1 साल पहले $600 का आता था, आज $1200 का आ रहा है. तो अगर $1200 पे वो 7% भी सेल टैक्स लेंगे तो लगभग उतने ही पैसे आ जाएंगे या थोड़े से कम आएंगे. So you believe mathematically, of course, that जी हाँ, कि इसको जो है have the same. खाने पीने की अशिया पे सेल्स टैक्स को फिल वक्त 7% कर दें. चाहे वो खाने पीने का तेल है या आप कोई और चीज़ मंगवा रहे हैं, जिस पे भी सेल्स टैक्स है उसको कम करें. इसी तरह से चीनी है, चीनी के ऊपर भी अगर सेल्स टैक्स 17% है, उसको भी कम करके 7% पर लाया जाए. हुकूमत डायरेक्ट सब्सिडी तो नहीं दे सकती. यही एक तरीका है कि सेल्स टैक्स का रेट कम करे ताकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिलें, खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिलें. आपको पता है, लोग बहुत आजकल अग्रेसिव हो रहे हैं महंगाई की वजह से. कल तो नहीं कहूँगा, लेकिन परसों ही हुआ. परसों आपने देखा होगा कि बड़ा लोग अग्रेसिव हो रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज को अब कन्फ्रंट कर रहे हैं. उनके फिगर्स और नंबर्स और उनके स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं और वो उनको इरिटेट तो कर रही है. लेकिन जाहिर बात है, आई होप यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड आई होप द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो रियलाइजेज that this irritation is but natural. When things are becoming so expensive, of course the poor man will get irritated. क्या कहते हैं आप? जाहिर बात है, then people will start getting irritated, they will start contesting, they will start questioning government policy. देखिए, जब खाने पीने की अशिया का इन्फ्लेशन 15% के करीब आ जाए तो वो आदमी कहाँ जाएगा? दूसरा ये कि उसकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही. आमदनी कोई सैलरी वेजेस जो भी मिनिमम वेजेस हैं उसके हिसाब से वो ज़िंदा ही नहीं रह सकता. अब जब तक एक घर में कम से कम 2 आदमी ना कमाते हों तो घर का खाना पीने की अशिया का खर्च जो है नहीं निकाल सकता. और इन हालात में हुकूमत को चाहिए, इनडायरेक्ट तरीका एक ही है कि ये ख़ास तौर पे खाने पीने का तेल, घी, चीनी और इससे मिलती जुलती अशिया इनके ऊपर सेल्स टैक्स को 7% कर दें फॉर द टाइम बीइंग. जब तक कि ये इन्फ्लेशन का जो दौड़ चल रही है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स 7% करें ताकि लोगों को चीज़ें सस्ती मिले. और दूसरा ये कि डॉलर, अब मुझे नहीं पता कि स्टेट बैंक इसमें कोई इंटरवेंशन करेगा या नहीं करेगा. अभी 170 रुपये का डॉलर है. इससे बाहर से आमदनी आने वाली चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा महंगी होंगी. और फिर मेरी हुकूमत को ये भी राय होगी, वो अशिया जो मुल्क में अवेलेबल हैं उनको, खाने पीने की अशिया को बाहर से ना मंगवाने दें. उन्हें कहें कि जी ठीक है, आप पाकिस्तानी चीज़ इस्तेमाल करें. लेकिन इसमें आपको पता है, बड़ी एक शॉकिंग सी चीज़ है. जब ब्रेकडाउन देखा है इसका पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का, तो ये जिसे नॉन एसेंशियल कहते हैं उनका कंपोनेंट बहुत ही छोटा रह गया. मतलब आप उसको जिस तरह भी मतलब ये कि उसको देखें, उसका पोर्शन बहुत छोटा रह गया. और बड़े मजे की चीज आपको ये बताऊंगा कि दे वर सेइंग दैट ऑटोमोबाइल्स एंड मोबाइल फोन्स कंसिडर्ड एज अ ग्लट ऑन पाकिस्तान इंपोर्ट बिल. लेकिन
अगर आप उसको देखें तो पोर्ट के ऊपर तो बिल्ट अप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब ये कह रहे हैं हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ज़ुबैर तुफैल साहब, मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। पोर्ट पे तो सारी ऐसी और ब्रांड न्यू कार्स स्टैंडिंग देयर। हाउ कम वी आर मैन्युफैक्चरिंग एंड दीज कार्स आर कमिंग ऑल बिल्ट अप? आई डोंट नो, मे बी आई मे बी रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई कहते हैं कोई ब्राउन और ग्रीन पॉलिसी उन्होंने दी थी, उसमें यू ग्रीन फील्ड में जो है, हाँ। तो उसमें कोई एक शुरू का ऐसा टाइम दिया गया है जिसमें वो CBM भी मंगवा सकते हैं, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट भी मंगवा सकते हैं। तो गालिबन कोई, मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता कि 1 साल या 2 साल का पीरियड है। तो but people on social media keep posting photographs. You see, most people are boasting that these cars are made in Pakistan. जी देखें, but I think they should not say that the cars are built in Pakistan, because really speaking, if it's a CVU, देखिए कराची पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त 3 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो नए आए हैं आखिरी 1 साल में या 1.5 साल में। उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान में बना के देंगे, तो वो भी उन्होंने ऑर्डर्स भी बुक किए, और ऑर्डर बुक करने के बावजूद वो गाड़ियां डिलीवर नहीं कर पा रहे। उन्होंने, सबके पास एक ही रीज़न है कि जो चिप नहीं मिल रही। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी चिप है, इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो गाड़ी में ज़रूरत है। There is a global shortage for semiconductor, वो जो है, तो उसकी वजह से ऐसा भी है कि बाज़ मैन्युफैक्चरर ने 1-1 साल से पहले से ऑर्डर बुक किया हुआ है। जब ऑर्डर बुक करते हैं तो उस पर एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो जिस शख्स ने ये एडवांस पेमेंट दे के ऑर्डर बुक कराया वो 1 साल से इंतज़ार कर रहा है। और आखिर में एक हैरान कुन बात है कि कुछ लोगों ने जब उनसे रब्ता किया कि भाई गाड़ी क्यों नहीं दे रहे, कब देंगे, तो वो कहते हैं जी आपने पैसे वापस ले लें। ये तो बहुत ही बुरी बात है। फिर अब वो, मुझे पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे कि पैसे वापस ले लें, उसके बाद जब दोबारा उसी को ऑर्डर बुक करेंगे कि जी अब तो डॉलर 170 का हो गया या इससे ज़्यादा का हो गया, अब इस गाड़ी की कीमत भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, दूसरा जो है एस्पेक्ट इसका फ्लिप साइड वो ये है कि मोबाइल फोन्स का इन्होंने कहा, बट आई डोंट नो, दे आर सेइंग, बट many businessmen have contentions कि most of the parts that are manufactured come from abroad and we only screw them up. मतलब are we just want to become a screwdriver and we just want to screw those screws and we make a new product. It's not a new product, it's not a Pakistani built product. I don't think so. आप बेहतर बता पाएंगे। मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि हमारी मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री पहले से थी नहीं। हाँ, तो अब जब ये स्टार्ट हो रही है तो ये असेंबलिंग से ही स्टार्ट होगी। ये असेंबलिंग से स्टार्ट होगी। 90% चीज़ें जो हैं बाहर से आई होंगी और उसको स्क्रू ड्राइवर से फिक्स करेंगे। और ये सिलसिला जो है, मेरा अपना अंदाज़ा है 1 से 2 साल तक चलता रहेगा। But an automobile manufacturer may not have the specialization to make. I mean, I have all the respect for that company and I know they are very visionary people. You know them as well. But a car assembling company is going to assemble mobile phones, and I can't fathom it. पर आप बेहतर इसको अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबली। खैर, they've gone into a contract. वो बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं विच आर टॉप नॉच, वो भी तो पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन्स लाना चाहते हैं ना सर, वो किस तरह से लाएंगे? नहीं, वो भी ले आएंगे। मेरा ख्याल है हुकूमत ने कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई है कि सिर्फ कोई 1 या 2 कंपनियां करेंगी। हुकूमत की पॉलिसी जो होती है वो ओपन होती है, जो भी आना चाहे आ जाए। इन्होंने इब्तिदा में पहले एप्लीकेशन दी होगी तो पहले आ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ गुड पीपल, ये जो कार मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर गुड पीपल, दे गुड, ये अच्छी कंपनी है। और ये मोबाइल भी अगर जो आपसे कह रहे हैं ठीक है, कुछ अरसे के लिए असेंबली करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा। और मेरी ख्वाहिश है कि मुल्क में कम से कम 5-6 मोबाइल मैन्युफैक्चरर या असेंबलर बन जाए। जब इनका कंपटीशन होगा तो कीमत भी कम होगी और सबको मोबाइल फ़ोन जो हैं जल्द मिलने चले जाएंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारे पास तकरीबन 18 करोड़ जो हैं सिम के कनेक्शंस हैं मोबाइल। इसका मतलब ये नहीं कि 18 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन यानी एक्सेस है, मतलब सिम्स हैं। सिम्स हैं, उसमें होता क्या है आपको बता दूं। अक्सर लोग होते हैं, मैंने बड़े शहरों में देखा है, लोगों के पास 2-2 टेलीफोन होते हैं। जी दो होते हैं, कोई 3 वाले भी होते हैं। तो इस वजह से ऐसा। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, अमीर आदमी फिर भी 1 या 2 सिम रखता है, और मैंने देखा अमीर लोग नंबर भी चेंज नहीं करते। बट हमारे मुल्क के अंदर मैं कहूँगा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के पास 5-5 सिमें होती हैं, कभी कभार इससे भी ज़्यादा होती हैं। ये बड़ी मुज़ाहिका खेज़ बात है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये देखा है, पता नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, मैंने कहा ज़ुबैर तुफ़ैल साहब इसको ज़्यादा बताएंगे। मैंने बहुत से रिच लोगों से पूछा है, वेल टू डू लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा ये फ़ोन तो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, व्हाई शुड वी बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव फ़ोन इन द मार्केट। बट मैंने देखा है मुतवस्सित तबके के लोगों को हमेशा लेटेस्ट फ़ोन चाहिए होता है, न्यूएस्ट फ़ोन चाहिए होता है। मैंने उनसे पूछा क्यों, कहने लगे यार देखो, वी कैन नॉट अफोर्ड द बिग लग्जरीज और इन लाइफ, हम इसी लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, हम इसी को अपग्रेड कर सकते हैं। खैर, व्हाट इज़ द रैशनल एंड लॉजिक बिहाइंड इट, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू जारी।
अब अशिया ज़रूरिया की कीमतों को कंट्रोल में लाना है। अब इशू ये है कि देयर हैज़ बीन ए कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन टू लाई इन दिस कंट्री बिकॉज वी आर वेरी गुड लायर्स। मैं बड़ी फ्रैंक बात करता हूँ, वी आर वेरी गुड लायर्स। सो द बिगेस्ट लाई दैट हैज़ बीन सेड इन दिस कंट्री इज कि हमारे पास सब कुछ, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास सब कुछ, हमारे पास सब कुछ है। अब उसका रिएक्शन ये है कि द कॉमन मैन इज अनविलिंग टू रिकग्नाइज द फैक्ट कि वो सब कुछ नहीं। अभी देखें, बड़ी अहम बात यहाँ पे ज़ुबैर तुफैल साहब ने कही कि हमारे यहाँ एडिबल ऑयल जो होता है ये इंपोर्ट होता है, और आपको मैं बताऊं कि इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट पीस ऑफ केक, नॉट द सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्ट, सेकेंड बिगेस्ट पीस ऑफ आवर इंपोर्ट केक, edible oil. And you will be shocked that this edible oil is coming from our brother Muslim country Malaysia and Indonesia, and they have tried to give us the seed technology. Unfortunately मैं अब उसके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन ज़ुबैर तुफैल साहब उन्होंने कुछ हमें ऑफर की है सीड कि आप सीड ले लो, क्योंकि पैसे तो दे आर गोइंग टू मेक ईदर वेज, दे वेरी स्मार्ट पीपल। लेकिन इशू ये है कि सर हमारा एग्रीकल्चर का शोबा श्रिंक करता जा रहा है। पाकिस्तान के नक्शे की जानिब देखें तो वेस्ट भी इस बात को कह चुका है कि इंडस बेसिन इज द मोस्ट थ्रेटन्ड वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड, और इसके अलावा भी हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड वाटर रिसोर्स इन द वर्ल्ड। और द ग्रीनरी नाउ एग्जिस्ट्स ओनली अराउंड द इंडस एंड मे बी अ कपल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ग्रीन। या मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप गूगल अर्थ अब तो शुक्र है आ गया है, तो यू कैन नॉट टेक मी एज अ लायर। The rest of Pakistan appears in brown color. Only places near the Indus and a couple of its tributaries are green. ज़ुबैर तुफैल साहब, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी के वजीर भी बैठे हुए थे। The West is warning us, we are in trouble, our food resources are shrinking, inflation will be but natural. इसको किस तरह से कोप करें, ये भी तो बताएं इनको। इसमें देखिए, एक तो मुसलसल जो है पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार है, और आपने सही कहा कि इंडस बेसन में जो ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर आप इसके राइट लेफ्ट देखें तो ज़राअत अच्छी है, और अगर आप जहाज़ से भी देखें तो आपको सरसब्ज नज़र आते हैं। जी। लेकिन इससे ज़रा सा हट जाएं तो फिर आपको जो ब्राउन नज़र आता है या डेजर्ट वो चार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पर जो उनकी फूड की मिनिस्ट्री है, कि वो इस पे जो काश्तकार है उसको तरगीब दें कि भाई आप ये चीज़ें उगाएं। उसके अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सीड दें, कोई और चीज़ें, खाद तो खैर वो मार्केट प्राइस, सीड भी दें तो सीड अच्छी दें। जी, सीड अच्छी दें। और जब आपने कहा पाम ऑयल का, तो पाम ऑयल का मेरा ख्याल है कि मलेशिया, इंडोनेशिया ने यह भी ऑफ़र किया कि आप लोग जो हैं बीज लेके अपना खुद उगाएं। और हो सकता है, देखें सिंध के जो बेसन है, सिंध के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे पाम ऑयल उगाया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की जा रही है। वो कह रहे हैं उसके लिए ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। मैं ये तो नहीं कहता कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, लेकिन जाहिर बात है पहले उस सीड को थोड़ा सा नर्चर भी करना पड़ा। व्हाट आई हर्ड, क्योंकि मैंने जो इनसे बात की थी, इन्होंने कहा था बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन तवज्जो के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है पहले मलेशिया में भी जंगल था, जंगल में इन्होंने अभी उगाई हैं ये सारी चीज़ें। तो यू थिंक कि इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए? मेरा ख्याल है अगर हुकूमत कोशिश करे और काश्तकार को ट्रेनिंग दे तो इसको उगाया जा सकता है। अच्छा, एक हमारे अजीज हैं, उन्होंने बताया कि कनोला ऑयल इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट कैन बी, सनफ्लावर कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन पाकिस्तान, और कर भी रहे हैं लोग, लेकिन इट नीड्स टू बी डन ऑन अ लार्जर स्केल। डू यू थिंक हम कर सकते हैं? देखिए, सनफ्लावर तो हो सकता है। कनोला का मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन सनफ्लावर जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी उगाया जा रहा है, और उसके जरिए सनफ्लावर ऑयल भी आ रहा है। तो हमें ज़राअत के अंदर हमारी तमाम जो अहम क्रॉप्स है ना, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें गंदम भी शामिल है, इसमें जो है आपका कॉटन भी शामिल है। कॉटन जो है वो गालिबन निगलेक्ट हो गई कि उस जगह के ऊपर जो है गन्ना ज़्यादा उगाया लगा। तो हुकूमत को इस पर देखना चाहिए कि ये ना करें कि देखिए गन्ने से तो शुगर में प्राइस मैनिपुलेशन ज़्यादा है ना। जी हाँ, इसमें देखिए हमारे मईशत के लिए कॉटन बहुत अहम है। कॉटन उगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए, क्योंकि कॉटन को आप फिर इससे वैल्यू एडिशन करते हैं, कॉटन से आप धागा बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, गारमेंट्स बनाते हैं। तो इस तरफ तवज्जो ज़्यादा होनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो
मिनिस्ट्री का है, इसमें एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी हो और दूसरा लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आई थिंक नाउ डजंट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट एज अ डिवीजन जी, एंड उसको दोबारा से फाल करने के बारे में सोचना चाहिए आई थिंक। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी है जिसके गालिबन चीमा साहब ये भी आ रहे थे जी, वजीर हैं वो जो हैं अमीन, क्या उनका नाम है, चीमा साहब मेरे ख्याल से इस वक्त चीमा वजीर साहब नहीं है जी, एक और जी चलें, आई जस्ट रिकॉल, आपके जहन में भी आ जाएगा उनका नाम। तो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस आई थिंक कि वो, अच्छा मैं आपको बताऊं उनकी बड़ी कंसर्न है कि फूड सिक्योरिटी का इशू अराइज कर सकता है। आपको पता है वेस्ट काफ़ी अरसे से हमें 2-3 चीज़ों के बारे में बता रहा है जो हमारे से छुपाई हुई हैं। उन्होंने बेसिकली हमें ये बताया ज़ुबैर तुफैल साहब कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में ड्राउट्स बहुत ज़्यादा होंगे। सही। और उनका कहना ये है कि क्योंकि ड्राउट्स होंगे और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई है, क्योंकि seasons will become shorter and harsher. They believe glaciers will melt pretty fast. Either we will have drought or we will have flood. In both situations, हमारी खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। ये वेस्ट ने हमें बताया। एंड दैट्स वाई आप देखें क्लाइमेट चेंज पे बड़ी बात हो रही है। अभी बोरिस जॉनसन साहब ने भी इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ की है कि उन्होंने दरख्त लगाए, बट स्टिल बहुत नाकाफ़ी। अच्छा, एक और नुक्ते की तरफ आपको लेकर हूँ, आपने हाईलाइट किया सर, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान की स्टेपल डाइट दाल है जी, दाल इंपोर्ट होती है, और आप हैरान होंगे कि दाल वाफिर मिकदार में इंपोर्ट होती है, सके चना दाल भी इंपोर्ट होती है। सही बात। सर उसके लिए क्यों काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इसके बारे में भी तो बताएं। उसमें दाल ऐसा है कि दाल बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ ये बारानी इलाकों में पैदा होती है। अब अगर वहाँ बारिश नहीं होगी तो दाल नहीं उगा सकते, रेन फेड एरिया, रेन की वजह से ना। लेकिन इस वक्त जो है हमारी लोकल दाल जो है काफ़ी महंगी है, तो मजबूरन बाहर से मंगवानी पड़ती है। अगर आप नहीं मंगवाएंगे तो मुल्क में इसकी किल्लत हो जाएगी। तो ये हुकूमत मजबूरी के तहत या प्राइवेट सेक्टर मजबूरी के तहत मंगवा रहा है और मंगवाना चाहिए। देखिए, अच्छा, एक फाजिल वजीर, मैं कहना नहीं चाहता, उसका नाम नहीं लूंगा, एक ज़माने में कॉर्पोरेट फार्मिंग की बड़ी बात किया करते सर, नाम नहीं ले रहा लेकिन अब मौजूदा हैं या माजी के हैं सर। कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर कोई कंपनी मल्टीनेशनल आने के लिए तैयार होगी कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करे पाकिस्तान के अंदर और प्रोड्यूस ऑन अ लार्जर स्केल और यूज़ मॉडर्न मैकेनाइज्ड फार्मिंग, क्या कहते हैं आप, कोई करेगी? मेरा ख्याल है कि कोई बाहर की कंपनी कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पाकिस्तान में नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ ना उसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में एक सीधा काम होता है ना, उसमें इतनी रुकावटें खड़ी की जाती हैं, वो पाकिस्तानी लोग नहीं कर सकते तो बैरूनी मुल्क से आके क्या करेगा। और यहाँ पे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बावजूद के हुकूमत के जो भी अज़्म हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अज़्म जब ट्रांसफॉर्म करेंगे ग्राउंड पे तो ऐसा नहीं होता है। हर सरकारी डिपार्टमेंट जो होता है वो रुकावटें खड़ा करता है कि आप जा रहे हैं सीधा अच्छा भला रोड बना हुआ, उसके ऊपर पत्थर डाल देंगे कि आप जो है आपकी रफ्तार कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तक जो हुकूमत की नीयत है वही नीयत जो है जो नीचे ग्राउंड पे जो महकमे हैं वो उस पर अमल नहीं करें तो कभी काम नहीं होगा। देखिए, मैं भी एक सनतकार हूँ, तो हम तो कहते हैं हमें इन मुश्किलात से गुजरने की भुगतना पड़ता है, मजबूरन आदत हो गई है तो भुगत लेते हैं। लेकिन बाहर का आदमी ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा वो। उसको दुनिया में और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे टर्की है, टर्की में जाके वो एग्रीकल्चर कर रहे, वहाँ पर हर चीज़ जो है सिस्टम के मुताबिक करती है। टर्की छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ कर लीजिए, कनाडा चले जाएं, वहाँ कर लीजिए। इवन इन द यूएस, जी आई एश्योर यू, वहाँ पर बहुत लार्ज स्केल फार्मिंग होती है एंड फार्मर्स, स्पेशली many US presidents themselves have ranches and they consider it a source of pride to tell people that they are farmers. In California there are huge farms और लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वहाँ और यहाँ में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो लोग आ जाएं लेकिन निज़ाम। ज़ुबैर तुफैल साहब ने बड़ी गहरी बात की। आज प्रोग्राम में हमारा वक्त कम था, बहुत सारे नुक्तों को हमने कवर करना था, लेकिन एक जो इन्होंने बड़ी अहम चीज़ की है, मैं कहूँगा मैं वज़ीर आज़म साहब को कि वो भी सुने कि जो काम सर लोग सीधा करने के लिए चलते हैं तो उनको इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बाहर से कोई आएगा अपना काम काज छोड़ के पाकिस्तान में काम करने के लिए, इस तरह के झमेलों में पड़ गया तो फिर वो फंस जाएगा। ज़ुबैर तुफैल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर आज हमारे साथ शामिल हुए और आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की और मेरे ख्याल से बहुत सारे नुकात को आपने हाईलाइट किया, कुछ सोल्यूशंस भी सजेस्ट किए, प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई किया। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।